मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजगीर, जिला गरियाबंद। आज हम बीए फाइनल का सेकंड पेपर आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का एक चैप्टर ले रहे हैं, जिसका नाम है आय एवं संपत्ति की असमानता। आय एवं संपत्ति की असमानता के अंतर्गत हम जिन जिन बिंदुओं पर विचार करेंगे वो इस प्रकार है कि आय और संपत्ति की असमानता से क्या आशय हमारा, किन किन सिद्धांतों के तहत इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे कि आय और संपत्ति की असमानता के क्या क्या अनुमान लगाए गए विदेशों में और भारत के संदर्भ में। वर्तमान में भारत में क्या स्थिति है आय और संपत्ति की असमानता की। उसके बाद हम आय एवं संपत्ति की असमानता के क्या कारण रहे हैं, आय और संपत्ति की असमानता के पक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं, विपक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं, और इसको दूर करने के लिए या आय और संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने हैं, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आय एवं संपत्ति की असमानता से क्या आशय है। अब देखेंगे कि आय की असमानता के पक्ष में कुछ लोगों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि आय की असमानता हमें कुछ मामलों में लाभ पहुंचाती है। तो कौन कौन सी है? तो पहला है कि पूंजी निर्माण का साधन है। जैसा पता है कि पूंजी निर्माण के लिए अधिक आय हमारे को ज़रूरी है, तभी बचत प्राप्त होगी, और बचत से ही क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। तो चूँकि गरीब लोगों की आय कम होती है, इसलिए वो सारी आय जो है उनकी उपभोग पर खर्च हो जाती है। तो फिर पूंजी निर्माण में किसका योगदान होता है? तो धनी व्यक्तियों का होता है। आय अधिक होने के कारण क्या है, वो बड़ी मात्रा में बचत कर पाते हैं, और बड़ी मात्रा में बचत कर पाने के कारण क्या है, पूंजी निर्माण में काफ़ी सहायता पहुंचाते हैं। ये पूंजी निर्माण का ही परिणाम होता है कि देश के विकास में बड़ी बड़ी योजनाओं परियोजनाओं के लिए हमको पूंजी प्राप्त होती है। फिर है दूसरा जो पक्ष में तर्क दिया जाता है कि उत्पादन के लिए प्रेरणा प्रदान करना। तो किसी भी उत्पादन के लिए कोई उत्पादक कब प्रेरित होगा, जबकि उसको अधिक मात्रा में आय की संभावना हो। और अधिक मात्रा में आय के लिए प्रेरणा कब मिलेगी, व्यवसाय को जोखिम उठाने के लिए कब तैयार होगा, जबकि उसको कि अधिक मात्रा में आय प्राप्त हो। बिना आय के लिए वह बिना लाभ की आशा से कोई भी अपना उत्पादन प्रारंभ नहीं करेगा। और उसे अपने व्यवसाय में यदि नवप्रवर्तन अपनाना है या कुछ अन्य भी अलग हटकर काम करना है, सभी उत्पत्ति के साधनों को संगठित करना, तो उसके लिए उसके पास आय होना ज़रूरी है। इस प्रकार से कुछ और भी तर्क दिए जाते हैं, जिनमें है कि अधिक मूल्य की वस्तु, यदि शुरू में कोई वस्तु बाजार में आती है तो उसको गरीब वर्ग नहीं खरीदता। इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसकी लागत अधिक होती है और वस्तु का मूल्य अधिक होता है। परंतु यदि ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं खरीदेगा, तो वो व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो जब उसका अधिक मूल्य होता है तो केवल धनी व्यक्ति ही उसकी मांग करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उस वस्तु का और उत्पादन होता है और धीरे धीरे उसकी लागत कम होती है और फिर वो गरीब वर्ग तक भी पहुंच जाता है। फिर एक यदि हमको कोई सामाजिक कार्य करना हो बड़ा, तो निर्धन वर्ग कभी भी दान नहीं देता, बल्कि धनिकों के द्वारा ही बड़ा बड़ा दान दिया जाता है, जिससे कि हमने देखा होगा कि नगर सेठ औषधालय के लिए, स्कूल के लिए दान देते हैं, जिससे कि सामाजिक सहायता प्राप्त होती है। परंतु ये कहा जा सकता है कि कुछ सीमा तक तो आय की असमानता जो है वो फलदायक होती है, परंतु उसकी अपेक्षा जो आय की असमानता से हमें हानि होती है वो कहीं बढ़कर है। इसीलिए आय की असमानता को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि आय की असमानता के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो आय की असमानता के विपक्ष में पहला तर्क है कि जीवन स्तर निम्न होना। आय की असमानता के कारण धनी वर्ग का जीवन स्तर और निर्धन वर्ग के जीवन स्तर में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। धनी वर्ग तो क्या है, अपना भोग विलास से जीवन बिताता है, और जबकि निर्धन वर्ग के पास 2 टाइम के या 2 वक्त के भोजन के लिए भी आय प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो समाज में उत्पन्न हो जाता है। फिर है दूसरा, शिक्षा के अवसरों की असमानता। हमने देखा होगा कि अधिकतर उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा का अवसर जो है वो धनिकों को ही प्राप्त होता है। निर्धन वर्ग बड़ी मुश्किल से तो अपने पेट भर पाते हैं, तो फिर शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं पाते।
ऐसे ऐसी स्थिति में जो निर्धन वर्ग के बच्चे हों अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसका परिणाम होता है कि कभी कभी निर्धन वर्ग में भी देखेंगे कि अच्छी बुद्धि के, तेज बुद्धि के बच्चे होते हैं, परंतु क्योंकि अवसर नहीं मिल पा रहा इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा है साधनों का अनुचित वितरण। क्योंकि आय की असमानता से कुछ व्यक्ति की आय अधिक हो जाती है और कुछ की आय बहुत कम हो जाती है। तो अधिक आय होती है वो जिन वस्तुओं की मांग करते हैं, क्योंकि धनिक वर्ग जो अधिकांशतः विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग करता है, उस पर व्यय करता है। इसके कारण उत्पादन का अधिकांश भाग जो है इन्हीं वस्तुओं का ज़्यादा होता है। तो साधनों का जो वितरण है वो अनिवार्य वस्तु की बजाय विलासितापूर्ण वस्तुओं की उत्पादन में अधिक प्रयोग में आता है। फिर अगला पक्ष में तर्क दिया जाता है कि आर्थिक राजनैतिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। इससे शक्तियों का केंद्रीकरण दोनों प्रकार का हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, तीनों प्रकार की शक्तियों का। क्योंकि पूंजीपति वर्ग या धनी वर्ग जो है आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में हो जाने के कारण इसका दुरुपयोग हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। चाहे वो राजनीतिक रूप से देखें तो निर्धन वर्गों के मत को प्रभावित करने की बात हो, चुनाव में जीतने की बात हो, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक रूप से लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात हो, इसमें निर्धन वर्ग जो है वो काफ़ी दबा हुआ रहता है। और जो धनिक वर्ग है उसके हाथों में क्योंकि इन शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तो इसका दुरुपयोग करके हमेशा निर्धन वर्ग को हानि पहुंचाता रहता है। फिर उत्पादन की शक्तियों में ह्रास होना। क्योंकि निर्धन श्रम जो है वो उत्पत्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, परंतु क्या है ना तो उसे अच्छा वातावरण मिल पाता, ना पौष्टिक भोजन मिल पाता। इसके कारण जितना अपना योगदान देना चाहिए उनमें वह नहीं दे पाता और इसके कारण क्या है उनकी उत्पादकता कम होती जाती है। और इस कारण भी उनकी उत्पादकता कम होती जाती है कि उनका वातावरण प्रभाव कर नहीं होता, पौष्टिक नहीं होता और उनके बच्चे भी जो है वो ऐसे ही वातावरण में जन्म लेते हैं और बुराइयों के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते जाते हैं। फिर असंतुष्टि। आय में अधिक असमानता के कारण धनी तथा निर्धन वर्ग के बीच एक बड़ा अंतर होता चला जाता है। ये दोनों वर्ग एक दूसरे का शोषण करने का प्रयास करते हैं। धनी वर्ग श्रमिकों से अधिक श्रम करवाना चाहता है और मजदूरी कम देना चाहता है, जबकि श्रमिक वर्ग चाहता है कि कम घंटे काम करे और वेतन अधिक पाए। इस प्रकार से दोनों में क्या होता है, रसाकसी के फलस्वरूप तालाबंदी, हड़ताल ये सब होते हैं तो देश को तो नुकसान होता ही है और एक असंतुष्टि का वातावरण जन्म लेता है। अगला विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि आर्थिक असुरक्षा प्राप्त होती है। किससे? आय की असमानता से। आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी को जन्म मिलता है इससे, क्योंकि श्रमिकों के पास ना तो पर्याप्त धन है और ना आय है, जिसके कारण क्या है अपने परिवार की आवश्यकता को वो पूरा नहीं कर पाते हैं और उन्हें इस प्रकार की आर्थिक रूप से कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती कि वे उन्हें 2 वक्त का भोजन और जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है वो उन्हें प्राप्त हो पाएंगी। इस प्रकार से आर्थिक असुरक्षा के वातावरण में निर्धन वर्ग जन्म लेता है। असमान अवसर, ये भी एक तर्क दिया जाता है कि आय की असमानता के कारण जो अवसर होते हैं वो समान प्राप्त नहीं होते। निर्धनों को अधिक अवसर प्राप्त होते हैं जबकि निर्धनों को कम अवसर प्राप्त होते हैं। अगला जो इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि इसका क्या बुराई है, तो ये है सामाजिक अन्याय का इससे को जन्म मिलता है, क्योंकि धनिक वर्ग अपनी आय का अधिकांश भाग जो है विलासिता की वस्तुओं पर व्यय कर देता है। तो इससे ये होता है कि सारा उत्पादन तो विलासिता की वस्तुओं पर व्यय हो गया, मतलब खर्च हो गया साधन, तो अनिवार्य वस्तुओं का उतना उत्पादन न होने के कारण कीमतें भी बढ़ जाती हैं और निर्धन वर्ग जो है अपनी आवश्यकता की वस्तुएं भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि धनी वर्ग तो बिना परिश्रम के ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है और निर्धन वर्ग जो अनिवार्य आवश्यक चीज़ें हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाता। अगला देखेंगे कि कल्याण में कमी, क्योंकि
कल्याण में वृद्धि के लिए जरूरी है कि सभी व्यक्तियों का कुल कल्याण में वृद्धि हो। पर देखेंगे कि संपत्ति में आय की असमानता से कुछ लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है और एक बड़ी मात्रा में जो लोग हैं जो कि निर्धन वर्ग हैं उनके कल्याण में कमी होती जाती है। तो देखेंगे कि इससे क्या होता है कि कुल कल्याण में जो है वो हमको कमी देखने में आती है। अब देखते हैं कि आय की असमानता को कम करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आय की असमानता को कम करने के लिए 2 उपाय किए जा सकते हैं। या तो जो विशाल आय है या बड़ी मात्रा में आय है उसको कम कर दें, कम करने के प्रयास किए जाए। और दूसरा उपाय ये भी किया जा सकता है कि निम्नतम जो आय है उसको उसमें वृद्धि की जाए। तो विशाल आय में कम करने के लिए उत्तराधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हो सकता है कि उत्तराधिकार संपत्ति पर कर लगा दिया जाए ताकि कुछ भाग उसका प्राप्त हो जाए, जिससे कि धनिकों पर खर्च कर दिया जाए। आयकर लगाना, जिनकी आय अधिक है उन पर इनकम टैक्स लगाना चाहिए, वो भी प्रगतिशील लगाना चाहिए ताकि क्या है आय की असमानता को कम किया जा सके। और अधिकांश देशों में आजकल इनकम टैक्स लगाया भी जा रहा है। गरीबों पर व्यय करना चाहिए, जो अधिक से अधिक हमको कर के द्वारा जो राशि प्राप्त होती है वो गरीबों पर व्यय किया जाना चाहिए ताकि कम से कम उन्हें अनिवार्य आवश्यक चीज़ें प्राप्त हो जाएं। फिर एकाधिकार पर प्रतिबंध। एकाधिकार के कारण बहुत सारी हमने देखा था शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है जिसका वो अनुचित लाभ उठाते हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। तो ये केंद्रीकरण को रोकने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, चाहे एकाधिकार अधिनियम के तहत। देखेंगे भारत में कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत इस प्रकार के एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब दूसरा देखते हैं कि निम्नतम आय में वृद्धि किस प्रकार से की जाएगी। तो मजदूरी में वृद्धि की जाना चाहिए। ये कैसे की जाना चाहिए? तो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जानी चाहिए, जिससे कि क्या है कि कम से कम जीवन निर्वाह स्तर से अधिक की मजदूरी प्रत्येक मजदूर प्राप्त कर सके, जिसमें उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं तो कम से कम, जिसको बेसिक नीड्स बोलते हैं, वो पूरी हो सके। दूसरा कि सामाजिक सुधार व सुरक्षा। सामाजिक सुधार के लिए ऐसे जो कि नरकीय जीवन बिता रहे हैं या अस्वास्थ्यकर वातावरण में हैं, उनमें उनको वहाँ से निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, चाहे वो कि अपंगता की स्थिति में हो या फिर वृद्धावस्था की स्थिति में हो, बेरोजगारी की स्थिति में हो, उसको सरकार की तरफ से एक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। फिर क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है कि गरीब लोगों की संख्या में और वृद्धि होती जा रही है, तो वो अपने एक बड़ी सदस्य संख्या को पाल पाने में बहुत मुश्किल होती है पालने में। तो ऐसी स्थिति में ये होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए जाएं ताकि छोटे परिवार को क्या है अपनी कम आय से वो अच्छे वातावरण में पौष्टिक भोजन, अच्छे आवास उपलब्ध करा के उन्हें उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। अवसरों की समानता। हमने देखा था कि गरीब वर्ग को अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं, जबकि धनिक वर्ग में को अवसर बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। तो इन अंतरों को कम करने के लिए ये करना होगा कि गरीब वर्ग को भी अवसर की समानता उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो शिक्षा के अधिकार के द्वारा हो या आरक्षण के द्वारा हो। उन्हें भी इन अवसरों का लाभ उठाए जाने योग्य बनाना होगा ताकि योग्यतम व्यक्ति भी जो है वो ऊंचा उठ सके। इस प्रकार देखेंगे कि ये आय की असमानता कम करने के उपाय हैं जो कम ज़्यादा सभी देशों में और भारत में भी अपनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि आय और संपत्ति की असमानता को उत्पन्न करने वाले कारण और उसके विपक्ष में तर्क और पक्ष में तर्क। तो यदि क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन, तो ये तीनों को शायद ही पूछा जाए, एक एक कर पूछा जा सकता है कि आय और संपत्ति की असमानता से क्या समझते हैं और उसको उत्पन्न करने वाले तत्व, आय की असमानता को उत्पन्न करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, या कारण क्या है आय और संपत्ति की असमानता के, या फिर पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क आय की असमानता को कम करने के बाद। तो इस प्रकार से हम देखें कि 3-4 क्वेश्चन, एक बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और एक शॉर्ट नोट छोटा सा तैयार कर सकते हैं कि आय और संपत्ति की असमानता के लिए। तो उसमें हमको इतने लंबे आंसर नहीं लिखने हैं, केवल आय और संपत्ति की असमानता से क्या समझते हैं और आय की असमानता और संपत्ति की असमानता में क्या क्या अनुमान लगाए गए हैं और असमानता को उत्पन्न करने वाले कौन से कारण हैं और शॉर्ट में उनको उपाय, कम करने के उपाय। इनको हम इतने पॉइंट्स में न देकर
शॉर्ट नोट्स में इतने पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, अपन पैराग्राफ में इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आय और संपत्ति की असमानता का ये अध्याय हम समाप्त करते हैं।